चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, अभी तक आपने जो साहित्यिक स्रोत पढ़ा और जो पुरातात्विक स्रोत पढ़ा, इन सब स्रोत को पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमको इतिहास को समझने के लिए कौन कौन से साक्ष्यों को, कौन कौन से जो हमारे पास साधन हैं, कौन कौन से जो सोर्सेज हैं, उन सबको हमको ध्यान में रख के इतिहास को पढ़ना होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी किताब में अगर आप पढ़ने जाते हैं तब आपको सीधे सीधे उसमें ये देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो पाषाण काल से शुरू होता है। और बात सही भी है कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो रियल तौर में देखा जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल में ही होता है। आप सब जानते हैं कि इतिहास के 3 कालखंड बनाए गए, एक प्राग ऐतिहासिक काल बनाया गया, एक आद्य ऐतिहासिक काल बनाया गया और एक ऐतिहासिक काल बनाया गया, जिसको हम इतिहास के रूप में जानते हैं। ठीक, अगर आप प्राग ऐतिहासिक काल का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मानव की उत्पत्ति से लेके जब मानव का विकास हो रहा था, मानव जब पैदा हुआ था इस ज़मीन में, जब मानव आया था, उस उत्पत्ति से लेके आप देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को तो 6000 ईसा पूर्व तक प्राग ऐतिहासिक काल है। जबकि अगर आद्य ऐतिहासिक काल को देखें तो आद्य ऐतिहासिक काल में 10,000 से लेके 6000 ईसा पूर्व तक, और जो ऐतिहासिक समय है उसको हम बोलते हैं 6000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक का समय। उसके बाद फिर आप देखेंगे मुख्य रूप से आप इतिहास पढ़ते हैं, राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य, ये साम्राज्य, वो साम्राज्य, सब 600 ईस्वी के लगभग आपको बाद में ही देखने को मिलते हैं जनरली। ठीक, पर अगर मध्य प्रदेश का इतिहास हम देखें तो जिस हिसाब से MPPSC इस बार सवाल जो पूछ रहा है उसमें हमको एक बात समझ में आती है कि अब हमको कोई भी चीज़ को बहुत हल्के में नहीं पढ़ना है, बहुत डीप में जाके पढ़ना है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो मुख्य रूप से जो इतिहास होता है वो तो मनु वैवस्वत के समय से ही शुरू हो जाता है। आप देखेंगे यदुवंश मिलेगा आपको, आप देखेंगे हैहई शाखा मिलेगी आपको, माहिष्मंत के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, पुरुकुत्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये सब मध्य प्रदेश से संबंधित ही हैं। बिंद अनुबिंद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो अवंती से थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था पांडवों के विरुद्ध में। ये सब सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का पौराणिक इतिहास। पौराणिक इतिहास क्यों? क्योंकि इस समय पीरियड के लिए जो हमारे पास साक्ष्य हैं, जो हमारे पास साधन हैं, वो जिस समय पीरियड में बने हैं उस समय पीरियड को कहा जाता है पौराणिक काल। और पौराणिक काल में अगर आप देखेंगे तो रामायण मिलेगा आपको, महाभारत मिलेगा, वेद मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश का पौराणिक काल। पौराणिक काल का मतलब जिसमें आप देखेंगे जो भी हमारे पास स्रोत होंगे वो सारे इस पौराणिक काल से संबंधित होंगे। किसका? मध्य प्रदेश का पौराणिक काल। ठीक है, अब पौराणिक काल को समझने से पहले एक बात समझ लीजिए। अगर मध्य प्रदेश का इतिहास आप प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं तो पाषाण काल मिलेगा आपको, उसके अंदर पुरा पाषाण काल मिलेगा, फिर मध्य पाषाण काल मिलेगा, फिर आपको नव पाषाण काल मिलेगा। थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश का जो इतिहास शुरू होता है वो होता है पाषाण काल से। कहाँ से होता है? पाषाण काल से, राइट। अब इस पाषाण काल को भी अगर हम देखेंगे तो इसको 3 भागों में हम अध्ययन करने की दृष्टि से बांट लेते हैं। आप चाहे भारत का भी इतिहास पढ़ोगे तब भी आपको पाषाण काल को पुरा पाषाण, निम्न पाषाण, मध्य पाषाण, इन सब में बांटना पड़ता है। तो ऐसे ही हमने पाषाण काल को बांट लिया किसमें? पुरा पाषाण काल। ठीक, पुरा पाषाण। एक इसको मैं ये कह देता हूँ कि एक हो जाएगा आपका मध्य पाषाण, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका कौन सा? नव पाषाण। सब में ले दे के पत्थरों का काम है। पाषाण काल पहले समझिए कि पाषाण काल क्या है। आपको पता है मानव के बारे में मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जो मानव था वो क्या करता था? सिर्फ खाना खाता था, घूमता था, विचरण करता था, यही काम था उसके पास। और प्राकृतिक स्थिति और खाना की उपलब्धता के हिसाब से ही वो अपने जीवन को क्या करता था? परिवर्तित करता था। कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे गर्मी बहुत तेज पड़ रही है तो उस क्षेत्र को छोड़ के वो कहाँ चले जाता था? ठंडे प्रदेश चले जाता था। अब किसी क्षेत्र में ज़्यादा ठंड पड़ने लगी तो ठंड वाले क्षेत्र को छोड़ के वो किसी गर्म वाले क्षेत्र में आ जाता था। अब जहाँ जहाँ जैसा जैसा गया वहाँ वहाँ उसको वैसा वैसा खाना मिला, खाते गया। कभी उसने फल फूल खाया, कभी पेड़ पौधे की जड़ें खाया, जब कुछ नहीं मिला तो जानवरों को खाया। आखेटक बन गया। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। सिर्फ एक ही काम,
आखेटक बन गया, पशुओं का शिकार करना है और उनको खाना है, फिर उस क्षेत्र को छोड़ना है, फिर कहीं और जाना है। ठीक, अब ये सारी कहानी मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब अगर हम देखें तो पाषाण काल किसको कहेंगे हम, जब मानव ने अपनी ही सुविधा के लिए पत्थरों से हथियार और उपकरण का निर्माण कर उनका उपयोग करना शुरू कर दिया, उस काल को कहा जाता है पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और जिस काल में मानव ने अपने लिए स्वयं के उपयोग के लिए जब पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर दिया, उस काल को कहा जाता है पाषाण काल। अब ये पाषाण काल भी कई अलग अलग उसमें बटा हुआ है, जैसे पुरा पाषाण काल। पाषाण काल का सबसे शुरुआती दौर जो कहलाएगा, पुरा मतलब पुराना, जो पाषाण काल का सबसे पुराना वाला हिस्सा कहलाएगा वो कहलाएगा आपका पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में अगर आप देखेंगे तो पत्थरों का जो साइज था वो ऐसे बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग होता था, बड़े बड़े पत्थर होते थे उपयोग पुरा पाषाण काल में। ना तो उस समय मानव ने इनका हथियार बनाना सीखा था, ना कुछ सीखा था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर करके उसने बनाने की कोशिश किया। तो पत्थरों के आकार बड़े बड़े थे, पत्थरों का वो उपयोग डायरेक्ट जो पत्थर मिला सीधे उसका उपयोग करना जानता था, उसको निर्मित नहीं कर पाता था, वो उसको मॉडिफाई नहीं कर पाता था उस समय। जब पुरा पाषाण का अंतिम समय खत्म होने लगा और मध्य पाषाण काल जब आने लगा, तो मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे तो पत्थरों का जो आकार हुआ वो थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा क्या हो गया, वो छोटा सा हो गया, पत्थरों का आकार जो हो गया वैसे छोटे छोटे पत्थर होने लगे। उसने क्या किया, इतने बड़े पत्थर था, उसने देखा कि छोटे पत्थर में भी वही काम हो जाता है हमारा, तो उसने पत्थरों के आकार को किया छोटा और उनसे थोड़े थोड़े हथियार बनाना शुरू किया। और इसी आधार पे आप देखना इसी काल में हमें मिलता है एक क्या, हस्त कुठार। क्या मिलता है, हस्त कुठार। ये हमारे मध्य प्रदेश में ही मिला है, आपके सीहोर जिले के हथनौरा में। कहाँ पे, हथनौरा में, सीहोर जिले के हथनौरा नामक क्षेत्र में आपको हस्त कुठार मिला है। ये पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र है, सीहोर का जो हथनौरा नामक क्षेत्र है। अभी हथनौरा में आप देखना एक और आपको मुख्य चीज़ और मिलेगी। अब मध्य पाषाण काल में आया तो पत्थरों का आकार उसका हो गया छोटा, उससे थोड़े थोड़े बनाने लगा वो हथियार, और हथियार का करने लगा उपयोग वो शिकार करने में। ठीक, इस समय तक भी अभी तक मानव ने क्या किया है, पशुपालन करना नहीं सीखा उसने अभी तक उसने पहिए नहीं बनाए हैं, अभी तक आग का आविष्कार नहीं किया है। केवल पत्थरों के उपयोग को अगर देखा जाए तो बड़े पत्थरों को उसने छोटा साइज करके उपयोग करना शुरू कर दिया। अब इसी के बाद नव पाषाण काल आएगा, तो नव पाषाण काल में आप देखेंगे आपके जो पत्थरों के आकार है वो बिल्कुल शेप में आपको मिलेंगे, इस टाइप से नुकीले पत्थर मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे भी पत्थर आपको देखने को मिलेंगे जो कुल्हाड़ी टाइप के देखने को मिलेंगे। कुल मिला के नव पाषाण काल में मानव हो गया विकसित, और मानव ने उन पत्थरों के बनाना शुरू कर दिया हथियार। उन हथियारों का उपयोग करता था वो किसके लिए, पशुओं का शिकार करने के लिए, पशुओं का शिकार करने के लिए। नव पाषाण काल में आपको पता है आग का भी इसने आविष्कार कर लिया। आग का आविष्कार नव पाषाण काल में ही किया है आदि मानव ने। अब जब आग का आविष्कार हो गया तो वो क्या करने लगा, मांस जो कच्चा खाता था पहले अब उसको भून के खाने लगा, अनाज पका के खाने लगा, ये सारी चीज़ें होने लगी। वस्त्र का निर्माण कर लिया, ये पत्थरों के माध्यम से ही उसने वस्त्र बनाना शुरू कर दिया। पत्थरों से खेती करना शुरू कर दिया, खोद के बीज रोपण करना शुरू कर दिया, पशु पालने लगा। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो ये नव पाषाण काल में आपको देखने को मिलेगी। इनसे संबंधित कुछ स्थल आपको देखना जरूरी है। जैसे पुरा पाषाण काल से संबंधित अगर स्थल हम देखेंगे तो आज आप जो नदी देखते हैं हमारी नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी भी पुरा पाषाण काल के समय से ही है। आपको बता दूं मैं, ये पुरा पाषाण कालीन ही नदी घाटी है। नर्मदा हो गया, आपकी जो बेतवा नदी हो गई, ये सब, चंबल नदी है, सोन नदी है, ये सब जो है पुरा पाषाण कालीन नदी घाटियाँ हैं। कुछ क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो भीमबेटका आपको पता होगा, अब्दुल्लागंज में आप देखेंगे भीमबेटका जो है हमारे कहाँ रायसेन जिले में पड़ती है, मध्य प्रदेश में। वो भी पुरा पाषाण कालीन गुफा है, वो भी पुरा पाषाण कालीन क्षेत्र के समय है। आप जब कभी भी भीमबेटका जाओगे तो आप देखना वहाँ पे पूरी नक्काशी जो की गई है पत्थरों में की गई है। चित्र आपको पत्थरों में मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, हथियार वथियार सब देखने को मिलेगा भीमबेटका। होशंगाबाद के पास में आप देखेंगे एक है आदमगढ़। आदमगढ़ में भी आप देखना, वो भी पुरा पाषाण कालीन स्थल है। पचमढ़ी जो आज बड़ा फेमस आपका हिल स्टेशन है, ये भी पुरा पाषाण कालीन स्थल ही है, पचमढ़ी। इसके अलावा भी आप देखेंगे जो जावरा वाला क्षेत्र है जो मंदसौर के पास में पड़ता है, ये सब जो क्षेत्र हैं ये क्या हैं, आपके पुरा पाषाण कालीन स्थल हैं।
जहाँ पे हमको पुरापाषाणकालीन संबंधित पुरापाषाणकालीन क्षेत्र के कुछ हमको क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं, कुछ हथियार मिले हैं, कुछ वहाँ से अवशेष मिले हैं, जिनसे हम पता कर पाते हैं कि ये इस समय पे मानव बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था और इस क्षेत्र में रहता था। क्लियर है। ये जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी जो नर्मदा नदी जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है, इस नर्मदा घाटी में आप देखेंगे तो सबसे पहले मानव का विकास का हमको साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले अगर मानव अगर आया है तो वो नर्मदा घाटी में ही हमको देखने को मिला है। पूरे भारत में, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, संपूर्ण भारत में सबसे पहले मानव की जो उत्पत्ति देखी गई है वो देखी गई है नर्मदा घाटी से ही। और इसी आधार पे जब इसकी खोज की गई, इसी आधार पे थोड़ा सा इसमें क्या किया, उत्खनन किया गया। तो आपको बता दूं मैं, 5 दिसंबर 1982 को एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था अरुण सोनकिया, डॉक्टर अरुण सोनकिया। इनने क्या किया, इसी नर्मदा घाटी के सीहोर क्षेत्र में, कहाँ पे, सीहोर क्षेत्र के हथनौरा नामक क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, खुदाई करना शुरू किया। सीहोर जिले के हथनौरा नामक क्षेत्र में खुदाई करना शुरू किया। 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया थे। कौन है ये? एक पुरातत्ववेत्ता हैं जो कि क्या करते हैं, प्राचीन समय की चीज़ों पे रिसर्च करते हैं। उस समय की चीज़ों को खोद खाद के उस पर रिसर्च करना, जांच पड़ताल करना और ये पता करना कि ये चीज़ कब की है, किस समय काल की है। उसी समय उन्होंने सिहोरा के हथनौरा नामक क्षेत्र में खुदाई वुदाई किया और खुदाई करने के दौरान उनको यहाँ पे एक मिला क्या, मानव जीवाश्म। क्या मिला? मानव जीवाश्म। और इस मानव जीवाश्म में जो उनको प्राप्त हुआ वो हुई उनको क्या, खोपड़ी, मानव की खोपड़ी। क्या प्राप्त हुई? मानव की खोपड़ी। जब पता किया गया उस मानव की खोपड़ी के बारे में तो पता ये चला कि ये जो मानव की खोपड़ी है ये पुरापाषाण काल से की खोपड़ी है। मतलब उस समय भी हमारे यहाँ मानव थे। और भारत में अभी तक जितने भी मानव साक्ष्य पाए गए हैं, जितने भी मानव से संबंधित हमको जीवाश्म मिले हैं, जितने भी मानव की जो हमें पता, मानव के बारे में जो हमें बताते हैं, वे सारे जो साक्ष्य मिले हैं उन सब में ये जो खोपड़ी है ये सबसे पुरानी खोपड़ी है। आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे भारत में मानव जीवाश्म के लिए, मानव से संबंधित जो सबसे पुराना साक्ष्य हमको जो मिला है वो है खोपड़ी। और इसी को आगे चल के नाम दिया गया क्या आपको, नर्मदा मानव। क्या दिया गया? नर्मदा मानव। इसी खोपड़ी का नाम दिया गया क्या, नर्मदा मानव। हमने ये मान के चला कि उस समय जो व्यक्ति रहे होंगे उनको हम नर्मदा मानव के नाम से संबोधित करने लगे और भारत के अंदर पाए जाने वाले जितने भी मानव साक्ष्य हैं उन सभी मानव साक्ष्य में नर्मदा मानव जो है सबसे पुराना है। ठीक, इसी के लिए इन्हें आगे चल के आप देखेंगे तो VS वाकड़कर भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनने इनका सपोर्ट भी किया। बहुत सारे आगे आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग समय में किया। तो अरुण सोनकिया ने जब सीहोर के हथनौरा नामक क्षेत्र में किया उन्होंने, तो उन्हें ये मानव खोपड़ी मिली जिसका नाम पड़ा नर्मदा मानव। ऐसे ही आप नरसिंहपुर का एक क्षेत्र है भुतरा, अगर आप नरसिंहपुर जिले को देखेंगे, नरसिंहपुर, तो नरसिंहपुर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है भुतरा। ठीक है, इस भुतरा नामक क्षेत्र में जब एक बार फिर खुदाई वुदाई की गई तो पता ये चला कि यहाँ पे हमको कुछ उपकरण मिले। क्या मिले? उपकरण और हथियार मिले। ये जो हथियार और जो उपकरण पाए गए हैं कहाँ पे, नरसिंहपुर के भुतरा नामक क्षेत्र में, ये मध्य प्रदेश में पाए गए सबसे प्राचीन उपकरण है, सबसे प्राचीन उपकरण। इसलिए हमने इनको पुरापाषाण काल में रखा। पत्थर वाले उपकरण थे, पत्थर के आपको देखने को मिलेगा, हथौड़ी, बसूला, ये सारे पत्थर मिले वहाँ पे, जिनकी डिज़ाइन भी देखने को मिली कुछ कुछ हमको। तो पता ये चला कि ये सबसे पुराने पत्थर हैं। मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल से संबंधित क्षेत्र रहे होंगे ये। यहाँ पे मानव ने अपने हथियारों को बनाया और वही हमको उपकरण कुछ समय बाद देखने को मिले। तो नरसिंहपुर का भुतरा, ये सब क्षेत्र जो है पुरापाषाण कालीन संबंधित क्षेत्र हैं। ऐसे ही अगर आप मध्य पाषाण काल का क्षेत्र देखेंगे तो मध्य पाषाण काल के लिए आपको बता दूं मैं, होशंगाबाद में एक क्षेत्र पड़ेगा आपके लिए आदमगढ़। क्या पड़ेगा? आदमगढ़। और एक पड़ेगा खेड़ी नामा। ये दोनों क्षेत्र इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों क्षेत्र जो संबंधित हैं ये मध्य पाषाण कालीन से संबंधित हैं। आदमगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें पता चला कि मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य जो मिले हमें, वो मिले हमें होशंगाबाद के आदमगढ़ की गुफा से।
मानव सबसे पहले पशुपालन करना सीखा तो उस समय के मानव शायद आदमगढ़ में रहे होंगे और वहाँ पे उन्होंने पशु पालना शुरू कर दिया होगा। इसी आधार पे हमें कुछ समय बाद क्या देखने को मिला, हमें आदमगढ़ में पशुपालक होने के साक्ष्य हमको मिले। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, यही वो क्षेत्र है जहाँ पे क्या करते थे, मानव जब कोई व्यक्ति मर जाता था उसके शव के साथ क्या करते थे, कुत्ते को दबा देते थे। जैसे आज आप कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी कब्र खोदते हो ना, तो कब्र में आप सिर्फ इंसान को लिटा के और दबा देते हो। परंतु पहले के समय में, इसी मध्य पाषाणकालीन समय में आदमगढ़ वाले क्षेत्र में कुछ ऐसी कब्र भी हमको देखने को मिली जिसमें मानव का कंकाल तो मिला ही, साथ में उसमें एक जानवर का कंकाल मिला। जब पता चला कि वो जानवर कौन सा है तो पता चला कि वो जानवर कुत्ता है, डॉग। ठीक, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मानव का सबसे पालतू पशु जो रहा है वो रहा है कुत्ता। गाय तो बाद में पाला है, पहले सबसे पहले कुत्ते को पाला गया है। तो यही आदमगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मानव के पशुपालक होने का सबसे पहले साक्ष्य मिलता है। और यहीं पे आपको ऐसी कब्र मिली जहाँ पे मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल हमको देखने को मिला। इससे एक बात समझ में आती है कि मध्य पाषाणकालीन के समय में एक कोई ना कोई ऐसी प्रथा जरूर रही होगी जिसमें जो व्यक्ति मर जाता था उसके साथ वो लोग कुत्ते को भी दफन कर देते थे साथ में। ठीक है, अब हो रहा होगा, उनकी कोई मान्यता रही होगी कि क्या क्यों करते थे, किस लिए करते थे। मेरे हिसाब से जहाँ तक ये था कि क्योंकि उस समय वो लोग ये मानते थे कि कुत्ते से ज़्यादा वफादार तो कोई जानवर है नहीं है, और किसी व्यक्ति की रक्षा करने का दायित्व भी कुत्ते के ऊपर होता था। पालते इसलिए थे ताकि किसी दूसरे जानवर से हमको बचाए वो। तो जब मर जाएगा तो उस जहाँ पे वो मरा व्यक्ति जाएगा, कहते हैं ना आत्मा बन के वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ जाता है, एक दूसरे परलौकिक देश में चला जाता है, वहाँ पे उसकी रक्षा कौन करेगा। इसलिए उसके पालतू कुत्ते को भी उसके साथ दबा के पहुँचा दिया जाता था कि भैया आप भी जाओ और वहाँ पे उसकी रक्षा करो। ऐसा हो सकता है लॉजिक, बाकी ऐसा कुछ खास ये नहीं। अब आप आ जाइए नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में आपको मैंने बताया हूँ कि मानव अच्छा खासा विकसित हो गया, कृषि करने लगा, वस्त्र पहनने लगा। वस्त्र वो जानवरों की खाल के भी बनाता था, खेती करने लगा, पशुपालन तो कर ही रहा था। ठीक है, पहिया बना लिया आने जाने के लिए, पैदल ना चल के आप उसमें चलने लगा, पहिया वाली गाड़ी में चलने लगा। हाँ, ये सारी चीज़ें नवपाषाण में किया। आग का उत्पन्न कर लिया, खाना को पका के खाने लगा, एक बस्ती बना के रहने लगा। जो लोग पहले असभ्य टाइप के रहते थे वो कुछ सभ्य होके यहाँ पे रहने लगे, कुछ एक दिनचर्या उनकी अच्छी हो गई। अब ना सिर्फ पशुपालक ही रह गया वो, ना सिर्फ वो केवल शिकारी रह गया, बल्कि वो एक व्यापारी भी बनने लगा धीरे धीरे। यहाँ पे आप देखेंगे मनके मिलेंगे आपको। हाँ, कुछ पकी हुई मिट्टी को उसने मिट्टी से बना के कुछ औजार बनाना चालू किया, मनके बनाना चालू किया। सीप जानते हैं आप, सीप जो शंख टाइप की होती है, उसके उसने मालाएं मनके बनाना शुरू कर दिया, उनका व्यापार करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे नवपाषाण काल में आपको देखने को मिलेगी। अगर नवपाषाण कालीन क्षेत्र से संबंधित अगर हम कुछ स्थल देखें तो कौन कौन से स्थल देखने को मिलेगा आपको? आप देखेंगे एक श्यामला पहाड़ी, आपने सुना होगा, भोपाल के पास में श्यामला पहाड़ी है। ठीक है, ये जो श्यामला पहाड़ी है, श्यामला हिल्स के नाम से आज भोपाल में है, जो ये नवपाषाण कालीन क्षेत्र है। एक ऐसे ही है मनुआ भान टेगरी, ये भी वही है। ठीक है, नेवरी गुफा जो है आपकी, ये सब भोपाल के पास में है। ये सब नेवरी गुफा ये हैं। ये सारे जो क्षेत्र हैं ये नवपाषाण कालीन क्षेत्र हैं। यहाँ पे हमको नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य देखने को मिले। इसके अलावा भी अगर आप जबलपुर का आप जो देखते हैं भेड़ा घाट, ये जो भेड़ा घाट है ये भी जो है नवपाषाण कालीन क्षेत्र से संबंधित है। भेड़ा घाट हो गया, लमेट्रा घाट हो गया, लमेट्रा घाट, तिलवारा घाट, ये जो क्षेत्र हैं ये सारे नवपाषाण कालीन से संबंधित क्षेत्र हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि इन क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन जो मानव थे उनकी हमको बस्तियाँ मिली हैं, उनके मोहल्ले मिले हैं। कौन से क्षेत्र में? भेड़ा घाट, लमेट्रा घाट, तिलवारा घाट, इन क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन मानव की हमको बस्तियाँ मिली हैं जहाँ वो रहते थे कैसे रहते थे, कैसी बस्तियाँ बना के रहते थे, ये सारे साक्ष्य हमको इस क्षेत्र में देखने को मिले हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो मानव आया वो कुल मिला के पाषाण काल से ही आया, पाषाण काल से ही हमको साक्ष्य मिले। तो पाषाण काल से ही हम हमारे मध्य प्रदेश में मानव की उत्पत्ति समझते हैं, और मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो भी हम पाषाण काल से ही समझते हैं। ठीक है,
अब अगर पाषाण काल यहाँ तक तो हो गया आपका, इसके बाद जब आप देखेंगे पाषाण काल के बाद इसके बाद आपका महाकाव्य काल आ जाते हैं, इसके बाद फिर आपके वंश आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊँगा मैं आपको पौराणिक काल। ये तो एक छोटी छोटी जानकारी थी जो आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि आपकी एक जानकारी कि 5 दिसंबर 1982 को नर्मदा मानव हमारे यहाँ मिला। इसके अलावा भी आपको बता दूं मैं, जो अमरकंटक से लेके होशंगाबाद वाला जो बेल्ट है नर्मदा घाटी वाला, इसमें आप देखेंगे हमको सबसे पहले स्तनधारी जीवों के भी साक्ष्य मिले। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये पाया गया कि यहाँ पे स्तनधारी जीव भी होते थे। स्तनधारी जीव मतलब जो बच्चे पैदा करने की, उनको दूध पिलाने की जिनके अंदर कैपेसिटी होती है, वो सारे जीव स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो स्तनधारी में तो मानव भी हैं, इसी कारण से तो हमने कहा कि नर्मदा मानव मिला होगा। ठीक, तो ये सारा आपको पढ़ना होता है। अब पौराणिक काल को समझने से पहले एक काल और समझो, ठीक है। एक आता है पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का मतलब ये हुआ कि जब मानव ने पत्थरों के साथ किसी धातु का उपयोग करना भी शुरू कर दिया, और वो धातु का नाम था तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई जो धातु है वो है तांबा, और तांबा के बाद कांस्य युग देखने को मिलेगा, फिर आपको देखने को मिलेगा लोह युग। इसी कारण से जो हड़प्पा सभ्यता वाली क्षेत्र है उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में भी रखते हैं, साथ ही साथ उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। सबसे पहले तांबा आया, फिर कांसा, फिर लोहा। तो एक काल और जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है ताम्र पाषाण काल। कौन सा काल है? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल से ही, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि एक वो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पत्थरों के साथ तांबे का भी उपयोग किया जाने लगा, उस काल को कहा जाने लगा ताम्र पाषाण काल। अगर मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा मतलब इंदौर, उज्जैन, है ना, ये वाले क्षेत्र जो हैं आपके आइट साइड वाले, इंदौर उज्जैन के आइट साइड वाले क्षेत्र जो हो गए आपके, बड़वानी हो गया, इधर खरगोन के ऊपर वाले क्षेत्र हो गए, धार हो गए, ये सब मालवा क्षेत्र के अंदर आते थे। मालवा क्षेत्र के अंदर अगर आप जब देखेंगे तो ताम्र पाषाण कालीन क्षेत्र से संबंधित हमको कुछ वहाँ पे साक्ष्य देखने को मिले हैं। जैसे आप अगर मालवा क्षेत्र की बात करें तो नौदा टोली वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नौदा टोली, जिसको आप आज क्या कहते हैं? खरगोन। ये आज का खरगोन है नौदा टोली, ठीक है। इसी के अलावा आप देखेंगे तो नागदा हो गया, कायथा हो गया, ठीक है, ऐरण हो गया, ठीक, बेसनगर हो गया, बेसनगर जिसको आज आप विदिशा कहते हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये सब क्या है? ताम्र पाषाण कालीन क्षेत्र हैं। और ताम्र पाषाण कालीन क्षेत्र को अगर सीधा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण काल किस क्षेत्र में था, तो मालवा ही था। इसके अलावा किसी और क्षेत्र में ताम्र पाषाण काल हमको देखने को नहीं मिला। और ऐसे ही आप देखेंगे आपके सिलेबस में एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, मालवा की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। मालवा की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, मालवा की ताम्र पाषाण, ये अलग अलग आपको देखने को मिलता है। इसको कई बार किताबों में अलग अलग भी पढ़ाया जाता है एक ही। अगर आप ताम्र पाषाण काल देखें तो वो मालवा में ही तो है, और मालवा में जो ताम्र पाषाण काल क्षेत्र है वही तो आपका मालवा की ताम्र पाषाण में आ जाएगा। तो मालवा के ताम्र पाषाण में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र है ताम्र पाषाण काल का, अगर वो मध्य प्रदेश में हम देखें तो वो है कायथा। कायथा की अगर लोकेशन देखेंगे आप, सबसे मुख्य क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है, कई बार आ जाता है, पूछ लेता है कायथा किस नदी घाटी के क्षेत्र पे बसा हुआ है, या निम्न में से किस क्षेत्र से कायथा का संबंध है, ऐसे सवाल आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ताम्र पाषाण काल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र हमें समझ में आता है वो है कायथा। कायथा की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो उज्जैन से अगर आप 25 किलोमीटर दूर चलेंगे उज्जैन से, तो एक चंबल नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है काली सिंध। क्या नाम है उसका? काली सिंध नदी। अभी हम नदी घाटियों के बारे में पढ़ेंगे, सब पता चल जाएगा आपको। चंबल की एक सहायक नदी है काली सिंध नदी, उसी नदी के तट पे आप देखेंगे तो ये कायथा बसा हुआ है, और इसकी खोज हुई है। ऐसा नहीं है कि पहले से पता था, इसकी खोज हुई है। कायथा की खोज आप देखेंगे तो 1964 में उसी बंदे ने इसकी खोज की थी जिसने भीमबेटका की खोज की थी। क्या नाम है उसका? वीएस बाकड़कर। और इन्हीं खोजों के लिए वीएस बाकड़कर को 1975 में आपको बता दूं पद्मश्री अवार्ड भी मिला था भारत सरकार द्वारा, ठीक। कायथा ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है।
जो कि चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध नदी के तट पे बसा हुआ है। 1964 में वी.एस. वाकड़कर द्वारा इसकी खोज की गई थी और 1975 में पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको इसी के लिए और एक 56-57 में इन्होंने जो भीमबेटका की खोज की थी उसके लिए। ठीक, ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। ऐसे ही इसके बाद एक युग आएगा आपका लोह युग। सिर्फ ओवरव्यू जान लीजिए लोह युग क्या है। अगर आप मध्य प्रदेश का ये ऊपर वाला जो आप बेल्ट देखेंगे, ये जो मध्य प्रदेश का ये ऊपर वाला जो बेल्ट है, ऐसा आपका मध्य प्रदेश का ऊपर का नक्शा है। अगर आप ये ऊपर वाला जो बेल्ट देखेंगे, इस बेल्ट को कहा जाता है चंबल बेल्ट। यहाँ पे आप देखेंगे मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, ये वाले क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। तो जो लोह युग है वो मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से चंबल वाले क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। चंबल वाले क्षेत्र में कुछ मालवा में भी मिलेगा, परंतु मुख्य रूप से आप देखेंगे तो चंबल बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे श्योपुर है, मुरैना, भिंड, गुना, ये वाले क्षेत्र हैं। ग्वालियर का कुछ क्षेत्र हो गया, ये सारे क्षेत्र आपको लोह युग में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ये है मध्य प्रदेश का प्राचीन काल, पाषाण काल, जिसके अंदर आपने ताम्रपाषाण देखा, नवपाषाण देखा, मध्यपाषाण देखा, लोह युग देखा। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पौराणिक काल, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पौराणिक काल है।